आप सभी का शंखनाद में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ 23 दिन बाकी हैं बंगाल के चुनावी समर के शुरू होने में, लेकिन इस शुरुआत के पहले टीएमसी और बीजेपी शंखनाद कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के। दावे कर रहे हैं कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। बीजेपी 200 पार के नारे लगा रही है तो टीएमसी बोल रही है कि बीजेपी 100 सीटों के भीतर ही सिमट जाएगी। ममता बनर्जी के चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी 100 सीटों के ऊपर गई तो वो हमेशा के लिए अपना काम छोड़ देंगे। इन सब के बीच नंदीग्राम बंगाल के समर का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। कयास है कि यहां से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। ये नंदीग्राम है, वो नंदीग्राम जिसकी माटी ने ममता को सशक्त सियासी योद्धा बनाया, वो नंदीग्राम जिसके आंगन से उठकर ममता सूबे की सत्ता तक पहुंच गई, वो नंदीग्राम जिसके आंचल में ममता ने तृणमूल का फूल खिलाया। इसी नंदीग्राम पर निगाहें आकर अटक गई हैं, क्योंकि बंगाल के चुनावी युद्ध में सबसे बड़ा समर क्षेत्र यही नंदीग्राम बन सकता है। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। ममता बनर्जी ने यह ऐलान तब किया था जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल का फूल छोड़कर कमल खिलाने के लिए बीजेपी के दल में आ गए थे। शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक जमीन है नंदीग्राम। 2007 के आंदोलन में इसी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता के सबसे बड़े सारथी थे, लेकिन अब हालात अलग हैं। जो सबसे करीब था वो सबसे बड़ा रकीब है। क्या नंदीग्राम में होगा शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी? जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेताओं का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारा जाना चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ, वहीं ये आखिरी फैसला पार्टी की आला कमान दिल्ली में ही लेगी। अगर शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा जाता है नंदीग्राम से, तो मान लीजिए कि यही लड़ाई इस चुनाव की सबसे दिलचस्प लड़ाई होगी। सबसे बड़ी जंग का अखाड़ा है नंदीग्राम, इसीलिए बीजेपी बहुत सोच समझकर फैसला लेने के मूड में है। कोलकाता में पहले और दूसरे दौर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से लड़ने पर भी बातचीत हुई है, लेकिन अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम में प्रार्थी হচ্ছেন সেটা ওনার সঙ্গে কথা হয়নি, এখন ওনার নাম এসেছে। नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था और सत्ता के शिखर तक पहुंची थी। वही नंदीग्राम शुभेंदु और उनके परिवार का गढ़ भी है। उन्हें ही नंदीग्राम आंदोलन का सूत्रधार बताया जाता है। अब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे हैं कि ममता को हराकर शुभेंदु साबित कर दें कि वही नंदीग्राम के हीरो थे। own stature was hugely overrated by people who may or may not have the full understanding of Bengal politics as it works. It's like people said he is the hero of Nandigram, as if he created Nandigram, not Didi. So now Didi is fighting Nandigram, and he should defeat Didi there, because if he is the hero of Nandigram, he should defeat. We have taken the battle to the Nandigram. He should defeat Didi. जहां तक शुभेंदु और उनके परिवार की बात है, तो पूर्व मेदिनीपुर और उसके तहत आने वाले नंदीग्राम में उनकी सियासी जड़ें गहरी हैं। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के बाद शुभेंदु टीएमसी के टिकट पर विधायक बने थे। तामलुक लोकसभा सीट से वो 2009 और 2014 का चुनाव जीते। 2016 में वो नंदीग्राम से फिर एक बार विधायक चुने गए। उनके पिता शिशिर अधिकारी
3 बार के लोकसभा सांसद हैं। वही उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी तामलुक सीट से सांसद हैं। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी और 1 महीने बाद जनवरी 2021 में उनके छोटे भाई सोमेंदु बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु के पिता और उनके भाई दिव्येंदु अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें पश्चिम बंगाल के कई पदों से ममता बनर्जी ने हटा दिया है और अब वो उनके गढ़ में उन्हें चुनौती देने पहुंच रही हैं। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में चुनाव है, जिसके लिए 12 मार्च तक नामांकन होगा। वहीं बीजेपी की लिस्ट पर दिल्ली से मुहर लगते ही नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु की टक्कर का रास्ता साफ हो जाएगा। कोलकाता में पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। तो तैयारी पूरी है। इस तैयारी में अपने अपने दावे हैं। वहीं आज तक के खास कार्यक्रम में ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगर बीजेपी को 100 सीटों से ज्यादा पर जीत मिली तो पीके अपना काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सुनिए। अगर बीजेपी की आ गई 100 से ज्यादा तो आप क्या करोगे? छोड़ दूंगा काम। ये क्या छोड़ो? बंगाल में फिर से नहीं नहीं, बाद में कोई कभी नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, ये काम ही नहीं करूंगा। मतलब आई विल सीज टू एग्जिस्ट एज a political aid what I have been doing in the last 4-5 years. आईपैक बंद कर दोगे? बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं। I will not exist. मतलब आईपैक चलता रहेगा, आप नहीं? आईपैक is not owned by me as you know. तो आईपैक चलता रहेगा कि नहीं वो भी मैं नहीं कह सकता हूं। मैं प्रशांत, you will never meet me as aiding anyone in this role. क्या करोगे अगर बीजेपी की आगे? क्या करूंगा? पहली बात तो वो होगा नहीं, और अगर हो गया तो फिर I genuinely think then I don't deserve to be in this space. प्रशांत किशोर का अपना अनुमान है, मगर बीजेपी बोल रही है कि वो 200 सीटें जीतेगी। सुनिए भारतीय जनता पार्टी की दावे। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा? क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है। आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित है। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीट आएंगी सिलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, वहीं टीएमसी के अपने दावे, लेकिन किसके दावे में कितना है दम, इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सुकांता मजुमदार, जो कि सांसद हैं और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही मौजूद है टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी। लेकिन सबसे पहले सुकांता मजुमदार जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह दावा है कि 100 सीटों के भीतर ही बीजेपी सिमट जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दम ठोक कर उन्होंने कहा कि मैं तो जो काम कर रहा हूं वो छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बीजेपी 99 पर अटकने वाली है क्या बंगाल में? देखिए, उनको अगर वो अपने दावे पे कायम रहे तो आप अच्छा है, तो उनको अभी से रिटायर जो प्लान होता है, रिटायरमेंट प्लान, वो प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। अभी से शुरू करना उनके लिए अच्छा होगा। और मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर से बीजेपी का कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जी फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं, इसका मतलब मोरल ऑफ द टीएमसी वर्कर इज वेरी, उनके जो टीएमसी वर्कर के मोरल है, क्योंकि एक एक नेता छोड़ के जा रहे हैं, टीएमसी वर्कर्स को लग रहा है कि हमारी पार्टी हार जाएगी। इसी मोरल को, डाउन हुए मोरल को ऊपर उठाने के लिए प्रशांत किशोर अपना करियर दाव में लगाने की बात कर रहे हैं। अगर मोरल ऊंचा होता टीएमसी के वर्कर का, लोगों का, तो उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तो वो आप टीएमसी के मेंबर तो नहीं है। रिजू दत्ता जी, बिल्कुल मनोबल गिर गया है क्या टीएमसी का? इस वजह से अब चुनावी रणनीतिकार को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नहीं 99 के भीतर ही बीजेपी सिमट जाएगी, 100 क्रॉस करेगी तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। इस तरह के दावे बार बार क्यों किए जा रहे हैं? चित्रा जी, पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हम लोगों को और स्पेशली हमारे नेत्री ममता बनर्जी तो आगे आके खेलने के लिए स्टेडियम अपने नाम पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत दिन पहले ही उन्होंने अपना कैंडिडेसी डिक्लेयर कर दिया था नंदीग्राम से। अभी तक तो बीजेपी के पास नया सीएम का भी चेहरा नहीं है, ना नंदीग्राम का कैंडिडेट है। और एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, उनके 294 सीट्स के लिए उनके ड्रॉप बॉक्स में
56,000 एप्लीकेशन गिरे हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये तो उनका हालत है। और रहा बात प्रशांत किशोर जी का, तो मैं ये भी याद दिला दूं कि 2014 में यही प्रशांत किशोर है जिन्होंने मोदी जी की गद्दी बचाई थी। तो प्रशांत किशोर जी का तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर वो कैमरा के सामने एक बार नहीं, दो बार नेशनल टीवी पे आके अगर वो दावे करते हैं, तो बीजेपी को ये चीज को हल्के में लेना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो रिजु दत्ता आपकी मुश्किलें बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूं। सांसद महोदय आपका सुकांदा मजुमदार वो कह रहे हैं कि देखिए 2014 में भी तो मदद की थी मोदी जी की। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, 2014 में जब उन्होंने मोदी जी को मदद की तब क्या प्रशांत किशोर जी सामने आके बोले थे कि कांग्रेस का सीट ऐसा हो गया जाएगा, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मतलब मेरा काम छोड़ दूंगा। लेकिन ये इस बार उनको बोलना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे पार्टियों को, इवन कांग्रेस को भी हेल्प किया जहां तक मुझे पता है, लेकिन उनको कभी सामने आके ऐसी बात करने की नौबत नहीं आई। आप प्रशांत किशोर जी का जो करियर है वो दांव पे है, लास्ट पड़ाव में पड़ चुके हैं, और उनको रिटायरमेंट प्लान वो प्लान करे, हाँ नहीं तो हम भी हेल्प कर देंगे। ठीक है रिजु दत्ता, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन कुछ आंकड़ों के जरिए टीएमसी की चिंता कैसे बढ़ी हुई है वो भी हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। दरअसल कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कम से कम बीते कुछ दिनों से, अगर हम देखें यहाँ पर ऑन एयर आउटपुट दे दिया जाए और उसके जरिए हम दरअसल अपने दर्शकों को बताते हैं। 2019 की बात करें, अगर हम 2019 की बात करें तो आपको बताते चले लोकसभा में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा था, यहां पर देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं 2019 में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, 2014 में 2 सीटें जीती थी, लेकिन 2009-4 में उसका काफी खराब प्रदर्शन रहा था। 9 में तो 1 ही सीट आई थी, 4 में खाता भी नहीं खुला था, 99 में 2 सीटें आई थी, 98 में 1 साल पहले 1 सीट आई थी। लेकिन 2018 भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन बहुत सारे खुशियां लेकर आया, जिसके बाद वो लगातार दावे कर रही है अब की बार 200 पार। और ये देखिए, ये विधानसभा की स्थिति है, यानी कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2016 में जिस बीजेपी ने सिर्फ 3 विधायकों को ही जिता पाने में कामयाबी हासिल की थी, वही बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे किस तरह का शानदार प्रदर्शन करती है। 2019 में 18 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यकीनन इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अब दावा कर रही है कि अब की बार 200 पार। लेकिन यहां पर अब टीएमसी के अपने ही दावे हैं और यहां पर 2016 विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मत प्रतिशत है, बीजेपी का मत प्रतिशत 2016 में सिर्फ 10% ही उसको वोट मिले थे, जबकि 2019 में यहां पर देखिए शानदार अप्रत्याशित जीत 40.6% यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये मत प्रतिशत रहा था। और आपको बताते कि 43% के आसपास टीएमसी का रहा था। तो इसी आंकड़े के सहारे दरअसल बार बार इस बात का दावा कर रही है बीजेपी कि इस बार अब की बार 200 पार। और इसी सवाल के साथ मैं सीधे रिजु दत्ता जी आपका रुख करते हुए बिना समय गवाए, अब जो मत प्रतिशत हमने देखा 2019 का 40 उनका था, 43 से थोड़ा ज्यादा आपका था। अभी वाली स्थिति में जिस तरह की वो पूरी कोशिशें कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, अमित शाह वहां पर जा रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो डर तो है ही ना रिजु दत्ता जी आप लोगों के भीतर? चित्रा जी किस बात का डर? मजा तो यहीं पे है। आप एक आंकड़ा भूल गए, ये जो मत प्रतिशत आप दिखा रहे हैं, आप टीएमसी का देखिए 2016, 2019, 2018 हमारा हमेशा 43% के ऊपर ही रहा है। इनका बढ़ोतरी हुआ है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम का दोनों का मिला के 11% पे आ गया। अभी जो बाम राम बने थे 2019 में, वो अगर वापस कलर, क्योंकि इनका तो आइडियोलॉजी नहीं, अगर वो कलर चेंज करके बाम बन जाए तो बीजेपी का ऐसे ही सूपड़ा। अरे लेकिन पतझड़ है आपकी पार्टी में, छोड़ के लोग जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए अरे चित्रा जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बंगाल की राजनीति में और स्पेशली टीएमसी के पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी है जिनका चेहरा लेके सब घूमते हैं। वो रिजु दत्ता हो या कोई भी बड़ा नेता तो आएंगे जाएंगे, हमारे बूथ कर्मी और बंगाल की जनता हमारे साथ है। और एमपी साहब को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एमपी साहब ने प्रशांत किशोर का रिटायरमेंट प्लान किया, तो एमपी साहब आप थोड़ा यहाँ पर ये भी बोल दें कि अगर प्रशांत किशोर का बात सही निकला तो आप लोकसभा से रेजिग्नेशन दे देंगे। बोल दीजिए, ओपन चैलेंज हो जाए आज तक में। सुकांदा मजुमदार, अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मैं अपना काम छोड़ दूंगा, वो काम जो पिछले कई सालों से लगातार वो करते हुए चले आ रहे हैं, तो उनके आत्मविश्वास के पीछे कोई तो वजह होगी ना, सिरे से कैसे खारिज कर सकते हैं आप? देखिए, आत्मविश्वास होना खराब नहीं है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी ओवर कॉन्फिडेंस में भुगत रहे हैं। और दूसरी जो बात है
ये ममता बनर्जी की बात रिजू दत्ता बोल रहे हैं ना, तो रिजू दत्ता जी को याद करा देंगे, कुछ साल पहले ममता बनर्जी रो रही थी, यही ममता बनर्जी बोल रही थी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आके ममता बनर्जी को उनका हौसला बढ़ाते थे। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य से हार के 235 के 35 हो गए थे। तो राजनीति में वोटर, सीपीएम का वोटर, टीएमसी का वोटर कोई जन्म होके थप्पा लगा के नहीं आता किसका वोटर है। वोटर चेंज होता है अपना काम देख के, सरकार का काम देख के, पार्टी का काम देख के आप वोटर। हाँ, कुछ वोटर टीएमसी के फिक्स्ड वोटर है जो टीएमसी को वोट देते। कौन है? रोहिंगा वाले हैं, जो ये दूधेल गाय बोलते हैं, मतलब दूध देने वाला गाय, जो जिसका लाभ भी खाते हैं टीएमसी वाले, और जिसको लिए देश का जो विरोध करना है, जो हिंदू धर्म के अपमान करते हैं, उन लोगों को लाके आके उनका एमएलए कैंडिडेट बनाना, इस बार भी बनाएगी टीएमसी। आपको आप भी देख लीजिए, जवाब दीजिए। अब उनका नहीं बना, दत्ता, उनको लगा हिंदुओं का विरोध करने वाले लोगों को ही टिकट भी दिया जाता है टीएमसी की ओर से, और वही लोग वोटर भी है, ये दावा कर रहे हैं सुकांत। मैं एक चीज मैं नहीं समझता कि ये लोग का एक ही नैरेटिव है, रोहिंगा रोहिंगा रोहिंगा। अरे बॉर्डर का जिम्मेदारी तो बीएसएफ का है, तो आप लोग बीएसएफ डीजी को क्यों नहीं चैलेंज करते हैं? वो लोग बॉर्डर में जो लैंड है, बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है। सुनिए, अब सुन लीजिए, अब सुशांत जी एयर कंडीशन रूम से निकलिए। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, वो सब बेकार की बात करके क्या फायदा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉर्डर। छोड़ दीजिए, अब बात है, आप बात कर रहे हैं मुद्दे की। मेरे को एक जी, मेरे को एक जवाब दीजिए कि इलेक्शन का घंटा बज गया है, 23 दिन बाद पहला चरण है, आप लोगों का मैनिफेस्टो क्या? आप लोगों को तो ड्रॉप बॉक्स लेके अभी भी लोगों के पास जाना पड़ रहा है अपना मैनिफेस्टो के लिए। पहला चीज। दूसरा चीज, ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद किसी चीज पे लड़ा नहीं जाएगा, ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। मंदिर वाली बात पर तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है उस दिन ममता बनर्जी अपने घर के भीतर तामझाम करते हुए लंबी चौड़ी पूजा करती हैं, बाद में राम सिया राम का नारा जय घोष वो करती हैं। बीजेपी यही तो कह रही है कि चुनाव आते हैं तो उसको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा, और जय सिया राम तो बोल ही रही है। पूछिए चित्रा जी, बात ये है ना कि ममता बनर्जी के लिंग पे कॉन्डोम पहनाते हैं, वो पहनाती है, एक्ट्रेस को एमएलए सीट वो देंगे कि नहीं देंगे? और उनको टीएमसी में क्यों शामिल किया? और किसी शुभ कार्य से पहले मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या इनके नेता जब कलकत्ता आते हैं परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते? तो यही हिंदू है और हम हिंदू नहीं है? हमको क्या इनसे? आप बताइए, उनसे पूछिए, इनको बोलिए हाफ पैंट पहन के घूमे और अपना सर्टिफिकेट अपने नहीं बांटे। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। ठीक है, सुकांता मजुमदार जी, बढ़ावा देती है। अगर वो पूजा करती हैं तो आप लोगों को दिक्कत है, अगर वो जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलती हैं तो आप लोगों को दिक्कत है। ये हिंदू वोटरों पर सिर्फ बीजेपी का ही दावा है क्या? नहीं, आपके पास उनका पूजा का वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा आप चला के, रिजू जी को भी दिखा दीजिए। हम जब पूजा करते यात्रा से पहले हमारे नेता जाते मंदिर में, और वो पूजा का फोटो देखिए, टीएमसी का सिंबल लगाया हुआ है और उसके सामने पूजा हो रही है, मतलब लग रहा है भगवान कौन है? वो टीएमसी का पूजा वाला कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू धर्म का अपमान है। और इसी टीएमसी ने जो मैं एक चीज नहीं समझता, भगवान शिवलिंग के ऊपर कॉन्डोम पहनाती है, उसी को एक्ट्रेस को लाके पार्टी में शामिल करती है। जो एक्ट्रेस बोलती है कि मैं दुर्गाष्टमी के दिन, दुर्गा पूजा के दिन बीफ खाऊंगा, बीफ बनाऊंगा, उसी को पार्टी में लाती है। कभी बोल सकते हैं कि रिजू दत्त बोल सकते हैं, रिजू दत्त क्या बोल सकते हैं कि ईद के दिन मैं ठुकर करके खाऊंगा, सुअर करके खाऊंगा? मुट्ठी चावल को लेके वो इनिशिएटिव बंद क्यों कर दिया? ठीक है, अब जरा चलते चलते ये बता दीजिए, प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं ऐसा तो नहीं रिजू दत्ता उनको काम छोड़ना पड़ जाएगा 2 मई के बाद? बीजेपी कह रही है 2 मई दीदी गई। तो मैं आपके चैनल पे तो चैलेंज करता हूं कि अगर प्रशांत किशोर का रिटायरमेंट प्लान बीजेपी के एमपी कर रहे हैं, वो भी बोल दें कि अगर प्रशांत किशोर सही है तो हम लोकसभा से रिजाइन कर देंगे। क्लोजिंग कमेंट सुकांता मजुमदार, हिम्मत है तो बोले। देखिए, प्रशांत किशोर जी को अगर चैलेंज करना है ना तो प्रशांत किशोर जी का आमने सामने बैठा दीजिएगा तो हम चैलेंज कर देंगे। और दूसरी चीज है, मेरे लोकसभा के वोटर ने मुझे 5 साल तक मेरे जनता की आवाज उठाने के लिए लोकसभा में उन्हें भेजा है। हम नौटंकी करने के लिए वहां नहीं जाते। ठीक है, लखनऊ में कल देर रात गोली की आवाज गूंजी, निशाने पर बीजेपी के सांसद का बेटा था। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़के का साला था।
और साजिश रचने वाला खुद पीड़ित। सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर यह कहानी पूरी तरह से फिल्म में निकली, जहां जीजा ने ही साले से कहा, आओ मुझे गोली मारो। रात करीब 2:30 बजे बीजेपी सांसद के बेटे पर गोलियों से हमला। सांसद की तरफ से न कोई एफआईआर, न ही कोई शिकायत। गोली लगने के बाद करीब 1 घंटे के अंदर सांसद का बेटा अस्पताल से गायब। पहले अज्ञात लोगों पर हमले का शक और फिर साले के साथ खुद पर हमले की साजिश का खुलासा। रात करीब 2:30 बजे लखनऊ में चली गोलियों की गूंज ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। 7 घंटे के अंदर आए ट्विस्ट ने पूरा मामला ही बदल दिया। प्लानिंग हुई होगी, मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ। ये तो वही हम वो पैसा बोलते कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। सबसे पहले पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। जिस वक्त लखनऊ नींद की आगोश में सो रहा था, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। देर रात करीब 2:30 बजे लखनऊ के मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को किसी ने गोली मार दी थी। गोली लगने से आयुष को मामूली चोट आई थी, जिसे ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां कुछ ही देर में प्राथमिक इलाज के बाद उसे छोड़ दिया गया। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। सुबह पुलिस को बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने बताया कि देर रात उनके 30 साल के बेटे आयुष अपने साले आदर्श के साथ घर के बाहर टहल रहे थे। तभी लखनऊ के मडियाव क्षेत्र के 6ठा मील चौराहे पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। उनका बेटा किसी आरोपी को पहचान नहीं पाया और आरोपी गोली मारकर वहां से फरार हो गए। बच्चे से मैंने बात किया है लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है। दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का था। गोली बीजेपी के सांसद के बेटे पर चली थी, तो ऐसे में हड़कंप तो मचना ही था। लेकिन मामले को लेकर न ही सांसद की ओर से कोई केस दर्ज कराया गया और न ही कोई शिकायत की गई। महज कुछ घंटे के उपचार के बाद जब सांसद के बेटे को ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिल गई, तो ये संदेह और भी गहरा गया। आरोपियों की तलाश शुरू हुई तो पूरा केस ही बदल गया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो आयुष के साले की हरकत संदिग्ध लगी। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वो पिस्टल भी बरामद हो गई, जिससे गोली चली थी। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा, तो सीसीटीवी फुटेज में जो उनके साले जा रहे थे, तो उनकी हरकत ऐसी थी कि जैसे लग रहा था वो खुद जैसे कुछ पिस्टल छिपा रहे हैं। और फिर जब ने उनकी घर की तलाशी ली, वो पिस्टल बरामद हो गया और पिस्टल सूंघ के हम लोगों ने देखा पिस्टल से हाल में ही गोली चलाई गई है, तो कहानी क्लियर होने लगी। और जब उनके साले को सारा सब कुछ दिखाया गया, सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, पिस्टल दिखाया गया, तो सारी कहानी खुल गई। अब पूरी कहानी में नया मोड़ आ चुका था। जिस जीजा और साले पर गोली चलाने की बात कही जा रही थी, उसकी साजिश उन्होंने खुद ही रची थी। पूरा मामला घरेलू ही है और साफ तौर पर जो पुलिस कमिश्नर हैं लखनऊ डीके ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सांसद का बेटा है आयुष, उसने अपने ऊपर गोली चलवाई है। ये गोली उसके साले ने उसके ऊपर चलाई है और बाकायदा वो लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने अब मामले की सबसे अहम कड़ी को पकड़ा, आयुष का साला। जिससे पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। आयुष के साले के मुताबिक आयुष कुछ लोगों को फंसाना चाहता था। ऐसे में आयुष ने साले को उस पर हमला करने के लिए तैयार किया।
साले के मुताबिक वो डरा हुआ था। उसने साजिश में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन आयुष ने उस पर दबाव बनाया, जिसके बाद वो तैयार हो गया। प्लानिंग हुई होगी ना, मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं, कोई भी हो। जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे। जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी। ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से है? आदर्श के मुताबिक आयुष ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर मामले में कुछ गड़बड़ हुई तो वो मैनेज कर लेगा। आदर्श और आयुष ने पूरी प्लानिंग के साथ साजिश को अंजाम दिया, लेकिन 7 घंटे के अंदर उनके प्लान की पोल खुल गई। सारी सबूतों को लेकर के सांसद जी के बेटे के साले से हमारी पुलिस टीम ने गहराई से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि सांसद जी के बेटे के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलाई थी। इनका ये भी कहना है कि सांसद जी के बेटे ने कहा कि गोली चलाओ हम पर, तो इसने मना भी किया, इनकार भी किया, फंसने की बात भी कही, खतरे की बात भी कही। तो सांसद जी के बेटे ने कहा कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। पुलिस आयुष के साले के बयान को 100% सही मानकर नहीं चल रही। सांसद के बेटे का बयान आना भी बाकी है, जिससे आदर्श के बयान से मिलान कराया जाएगा। क्या किसी को फंसाने के लिए ये काम किया गया है, इस पर पुलिस की जांच पूरी तरीके से टिकी है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि उसके साले ने उस पर गोली चलाई है और उसने खुद अपने ऊपर चलवाई है। बकायदा उसके बेटे से पुलिस जो डीसीपी नॉर्थ है उन्होंने 1 राउंड की पूरी बातचीत कर ली है, पूरी पूछताछ कर ली है। सांसद से इस बारे में बातचीत की गई है और जिस हड़बड़ी में उसे यहां पर ट्रॉमा सेंटर लाया गया और जिस हड़बड़ी में वापस उसे तुरंत फर्स्ट एड के बाद ले जाया गया, बहुत सवाल खड़े करते हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि ये सवालिया निशान होता सरकार के ऊपर, सरकार के कानून व्यवस्था के ऊपर, और जिस तरीके से सवाल ये उठाए गए कि अपराधियों ने गोली चलाई है और बेखौफ अपराधियों ने गोली चलाकर वो फरार हो गए, इसके बाद ही तुरंत इस मामले में को लगभग खोल दिया गया है। पुलिस की ओर से करीब 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। 6ठा मील चौकी इंचार्ज राधेश्याम मौर्य की तरफ से धोखाधड़ी, साजिश रचने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं सांसद के बेटे को गोली मारने के आरोपी आदर्श को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सांसद के बेटे की तलाश कर रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वैसे लखनऊ गोलीकांड की कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें कई ट्विस्ट अभी आने बाकी हैं, क्योंकि जिस बेटे पर गोली चलाने की साजिश का आरोप लगा है वो अपने परिवार से अलग रहता था। मामला लव मैरिज का था और परिवार का आरोप है कि बेटा अपनी पत्नी से परेशान था। ऐसे में साला साजिश के लिए कैसे तैयार हुआ? क्या जो खुलासा साला कर रहा है वही सच्चाई है या फिर असली कहानी अभी आनी बाकी है? साले की भूमिका संदिग्ध, परिवार और ससुराल के रिश्तों में खटास, पति पत्नी के बीच तकरार। लखनऊ गोलीकांड मामले में 7 घंटे के अंदर पूरे मामले ने जिस तरह से यू टर्न लिया, वो मामला अभी भी उतना आसान नहीं है। मामले में कई पेच हैं। कुछ घंटों के लिए जो आयुष क्राइम थ्रिलर का पीड़ित था, लेकिन जल्द ही यह खुलासा हो गया कि यह पीड़ित नहीं बल्कि गोलीकांड का मास्टरमाइंड है। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष को लेकर जो कहानी सामने आई है वो किसी फैमिली ड्रामे से कम नहीं है। पिछले साल जब पिता कोरोना के चलते अस्पताल में एडमिट हुए तो आयुष ने अपने से 2 साल बड़ी लड़की से लव मैरिज कर ली। आयुष का परिवार शादी के खिलाफ था क्योंकि आयुष के बड़े भाई की शादी अभी नहीं हुई थी। पिता के मुताबिक शादी न करने पर आयुष ने खुदकुशी की भी धमकी दी थी। शादी से हम लोग सहमत नहीं थे, इसलिए उसने अपनी मर्जी से शादी किया
उसने कहा हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमने कहा जाओ बेटा जियो अपनी जिंदगी। आयुष की शादी के बाद उसके पिता ने उसे घर से अलग रहने को कह दिया, परिवार से रिश्ते तोड़ लिए। आयुष छठा मील इलाके में किराए के मकान में रह रहा था, जहां आयुष का साला भी रहता था। पुलिस ने उस घर में छापा मारा तो वहां से पुलिस को वो पिस्टल बरामद हुई जिससे आयुष पर हमला किया गया। लखनऊ के छठे मील के पास ये वही घर है जहां पर सांसद कौशल किशोर का बेटा किराए पर रहता था और उसके साथ उसका साला भी रहता था। दरअसल कोरोना के दौरान जब सांसद कौशल किशोर की तबीयत ठीक नहीं थी, उस दौरान उनके बेटे ने शादी कर ली थी और यहाँ पर रहते थे, जिसको लेकर के नाराजगी थी। यहाँ पर उसके साले को लेकर के आया गया था क्योंकि उसी की गन से हमला हुआ था और ये जो तमाम सबूत हैं यहाँ इकट्ठा करने के लिए आए थे और पुलिस पूछताछ के बाद साफ करेगी कि आखिरकार ये पूरा खेल और पूरी साजिश क्या थी। शादी की वजह से आयुष के परिवार और ससुराल का विवाद चल रहा था। शादी के बाद आयुष के परिवार ने उसकी पत्नी और ससुराल से कोई संबंध नहीं रखे। हालांकि आयुष अपने घर कभी कभी मिलने आता था। आयुष के पिता का कहना है कि आयुष अपनी पत्नी से परेशान था। वो अपनी पत्नी से पीड़ित बहुत था और एक दिन मुझसे बोल रहा था कि मैं जो है फंस गया हूँ, आपके लोगों की बात मैंने नहीं मानी और मैं फंस गया हूँ और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया, बहुत बड़ी गलती की है, ये वो बता रहा था। पूरी कहानी नाटकीय उतार चढ़ाव से भरी हुई है। अगर साले के बयान में सच्चाई है तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको आयुष फंसाना चाहता था। मामला काफी पेचीदा है। मामले में कई ट्विस्ट हैं, जिसकी कड़ियों को जोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन इतना साफ है कि कहानी अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 7 मार्च से उबाल आने वाला है। पीएम मोदी का मेगा चुनावी अभियान 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। शुरुआत कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ब्रिगेड ग्राउंड से हो रही है, लेकिन जल्द ही बंगाल की चुनावी फिजा में पीएम मोदी छा जाने वाले हैं। भारत माता की वंदे 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 वंदे। आपने बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को आग उगलते देखा। आज यहाँ पर गरीबी है, आज यहाँ पर बदहाली है, आज यहाँ पर अराजकता है। आपने अमित शाह के ताबड़तोड़ जुबानी हमले देखे। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहाँ पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मोदी 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 मोदी। और अब बंगाल की जंग में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री हो रही है। भारत माता के स्वागत भाषण। अब तक ममता सरकार पर दूर से हमले करते रहे पीएम मोदी सीधे सीधे मोर्चे पर उतर रहे हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी के चुनावी अभियान का आगाज हो रहा है। मोदी की पहली रैली इसी मैदान में होगी और हमला कितना तीखा होगा, इसकी बानगी आप देखते रहे हैं। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। तो जिस 1-to-1 की लड़ाई का इंतजार हो रहा था, उसका शंखनाद हो रहा है। 7 मार्च को पीएम की पहली रैली कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियां होनी तय है। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों पर असर को देखते हुए पीएम के कार्यक्रम तय हुए हैं।
बंगाल जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, ये अब बताने की बात नहीं रही। 3 महीने से जेपी नड्डा, 2 महीने से अमित शाह बंगाल में एड़ी चोटी का दम दिखा रहे हैं। बंगाल में मोदी की 20 रैलियां, अमित शाह की 30 से ज्यादा रैलियां, जेपी नड्डा की भी 30 से ज्यादा रैलियां। ये बंगाल में बीजेपी का चुनावी प्लान है, जिनके बाद बीजेपी की बेताबी को लेकर कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बस इतना समझ लीजिए कि बंगाल चुनाव को बीजेपी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। साख और सम्मान की इस जंग में बीजेपी को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए और इसलिए 8 चरणों के इस चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियों का ताना बाना तैयार हो गया है। पीएम मोदी रैलियों के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते दिखेंगे। बिहार में 2020 में 12 रैली, दिल्ली में 2020 में 2 रैली, महाराष्ट्र 2019 में 9 रैली, झारखंड में 2019 में 9 रैली, हरियाणा में 2019 में 8 रैलियां, मध्य प्रदेश 2018 में 10 रैली, राजस्थान में 2018 में 12 रैली और छत्तीसगढ़ में 2018 में 4 रैली। जब पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना होता है तो तल्खी का आलम क्या होता है, ये आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की इन तस्वीरों में देख चुके हैं, जब जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई थी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। यानी कि 1 to 1 की ये वो लड़ाई है जहां हमले सीधे सीधे होते हैं और ये तो चुनावी युद्ध है और दांव पर बंगाल है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पौलवी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। बंगाल में बीजेपी का मुद्दा है परिवर्तन। बीजेपी परिवर्तन का नारा देकर बंगाल में बदलाव लाने की बात कर रही है। परिवर्तन कहां कहां और किस तरह होगा, बंगाल की जनता को यह भी बताया जा रहा है। मालदा से योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बीजेपी हिंदुत्व, मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर कितनी आक्रामक रहने वाली है, उसकी तो ये झांकी है। भारत माता की वंदे। यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की। गौर से और दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि बंगाल की चुनावी पिच पर अब ऐसे बल्लेबाज की पारी शुरू हुई है जिसे सिर्फ गेंद को हिट करना आता है। खेल का मतलब गेंद को हिट करो, सीधे बल्ले से करो या आड़े तिरछे बल्ले से। तो देखिए टीम बीजेपी के हिटमैन योगी आदित्यनाथ की चुनावी हिटिंग। मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन याद रखना भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। तो बंगाल में वोटिंग के पहले चरण के 24 दिन पहले पीएम मोदी से भी पहले बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा और ये दिखा दिया कि बंगाल के 2020 मुकाबले में बीजेपी किस किस्म की अटैकिंग बल्लेबाजी करने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली पारी में हर तरह के शॉट्स खेले,
जय श्री राम से लव जिहाद तक, घुसपैठ से गौ तस्करी तक हर गेंद को हिट किया। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। योगी आदित्यनाथ की ये रैली मालदा में थी। मालदा में 51% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 48% है। जबकि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70% हिंदू वोटर हैं। इसलिए योगी के ये हमले सिर्फ मालदा तक सीमित नहीं रहने वाले। ये जुबानी बमबारी आपको पूरे बंगाल में नजर आएगी, क्योंकि शायद बीजेपी ने चुनावी हिसाब किताब में ये तय कर लिया है कि हिंदुओं की लामबंदी से उसे शुद्ध लाभ होने वाला है। मालदा से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया।